हैं आप सब ठीक हैं। चलिए देखिए, कल मैं आपको मुगल का भाग 9 पढ़ा गया था और भाग 9 पढ़ाते पढ़ाते वो पूरा नहीं हुआ था, मैंने आपको कहा था। तो मैं भाग 9 का जहाँ मैंने छोड़ा था, मैंने लास्ट छोड़ा था कि मनसबदार होते थे, मनसबदारों की संख्या के अनुपात में औरंगजेब के समय सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। तो मैं उसी सेक्शन से आगे बढ़ रहा हूँ और मुगलों की व्यवस्था पे आ रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे मैं एक वो बना रहा हूँ, जागीरदार। जागीरदार के नीचे मैंने बनाया जमींदार, और जमींदार के नीचे मैं लिख रहा हूँ कृषक। ठीक हो गई बात। तो अब मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं ये वाला सेक्शन पूरा कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले जागीरदार। जागीरदार कौन है? देखिए, जागीरदार वे अधिकारी हैं जिनको वेतन के बदले भूमि प्रदान की गई है, उन्हें जागीरदार कहा जाता है। या मैं कहूँ जागीरदार वे मनसबदार हैं। जागीरदार क्या हैं? जागीरदार वो हैं भूमि प्राप्त करता मनसबदार। ठीक बात है, जागीरदार वे मनसबदार हैं जिन्हें वेतन के बदले क्या मिली हुई है? भूमि मिली हुई है। अब देखिए यहाँ पर एक जागीर के क्वेश्चन है, उसे मैं बता दूं। एक जागीर होती थी जिसे कहते, जो होती थी वंशानुगत। वंशानुगत मतलब अनुवांशिक, इसे बोलते थे वतन जागीर। ठीक हो गई बात। जमींदार वाला सेक्शन में ये बताऊंगा तो मैं इन्हें बाद में लिखूंगा। जागीरदार को एक्सप्लेन कर रहा हूं। वतन जागीर। वतन जागीर अकबर ने विशेष रूप से राजपूतों के लिए दी। विशेष रूप से राजपूतों के लिए। आप कहेंगे वतन जागीर क्या है? देखिए, राजपूत जब मुगल सेवा में आए तो उन्हें मनसबदार के पद दिए गए, तो उनको उनके ही इलाकों में जो जागीर दे दी गई उसे ही वतन जागीर कहा गया। ठीक हो गई बात। तो जागीरदार, वतन जागीर विशेष रूप से अकबर ने राजपूतों के समय शुरू की थी। उसके बाद एक और जागीर है जिसका नाम है अलतमगा। ठीक हो गई बात। अलतमगा की बात कर लेता हूं मैं। ये कैसी जागीर है? ये जहांगीर ने शुरू की। किसने? जहांगीर ने। ये क्या है? ये किसे मिलती थी? ये विशेष कृपा पात्रों को दी जाती थी। उस जागीर को अलतमगा कहा गया है। विशेष कृपा पात्रों को दी जाती थी। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 जागीर बताई है, वतन जागीर और अलतमगा। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, जागीरदार अनुवांशिक नहीं है, इनकी जागीरदारी जा भी सकती थी। ठीक हो गई बात। इनकी जागीरदारी जा भी सकती थी। तो आपने देखा, वतन जागीर हो गई, अलतमगा हो गई। चलिए अब मैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एक शब्द आएगा आपको राजगमीता कानून। मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आता हूं। इसे मिटो रहा हूं मैं। चलिए पहले मैं जमींदार भी एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं आता हूं सारे टॉपिक पे। जमींदार। जमींदार कौन है? जमींदार अनुवांशिक अधिकारी हैं। अब आप कहेंगे अनुवांशिक अधिकारी, इसका मतलब यह है कि इनको अपने क्षेत्र में, जमींदार का काम क्या था? राजस्व एकत्र करना। अब राजस्व एकत्र करना, तो इनको कैसा अधिकार मिला हुआ था? पैतृक अधिकार था। पैतृक अधिकार का मतलब बाप, बाप से बेटा, बेटे से बेटा, इनके लिए पद फिक्स हो रखे थे, वही होते थे आपके जमींदार। तो जमींदार का क्या काम था? जमींदार का काम अपने क्षेत्र में जो इन्हें जमीन मिली हुई थी उसमें राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया था। जमींदार के लिए और भी कुछ नाम होते थे। क्या नाम होते थे? देशमुख, पाटिल, ये सब जमींदार के लिए नाम आते हैं। देशमुख, पाटिल, ये सारे के सारे कौन है? जमींदार के नाम हैं। तो जमींदार कौन है? जमींदार अनुवांशिक अधिकारी हैं जिन्हें अपने क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार है। लेकिन क्या नहीं है इनके पास? प्रशासन नहीं है। प्रशासन का अधिकार नहीं। यानी कि केवल और केवल
राजस्व वसूल करेंगे अपने क्षेत्रों में। ठीक हो गई बात। इसके बाद में नीचे आ रहा हूँ, एक दो शब्द और बता दूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए, एक कानून होता था जिसका नाम था राजगमीता कानून। कौन सा कानून था? राजगमीता कानून। ये मुगलों में बड़ा चर्चा में रहा, और एक यात्री आएगा जिसका नाम होगा बर्नियर, वो इसका जिक्र भी करेगा। ये क्या कहता है? कहता है जमींदार की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति हड़प ली जाती थी। संपत्ति हड़प ली जाती थी। इसी कानून को राजगमीता कानून कहा है। जब आप इतिहास की अन्य बुकें पढ़ेंगे तो बुकों में राजगमीता कानून के रिस्पेक्ट में या इस बात के विरोध में एक बात कही गई है। वो ये कहा गया है, एक्चुअल में ज़मींदार अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा कर्जा ले लेते थे दरबार से। अब उनके ऊपर इतना बकाया हो जाता था कि जब ज़मींदार की मृत्यु होती थी तो उसके बेटे को ज़मींदारी हस्तांतरित करने से पहले मुग़ल दरबार के द्वारा हिसाब किया जाता था। तो हिसाब करते हुए अगर उसके ऊपर बहुत बकाया जाता था तो उसकी संपत्ति हड़पी जाती थी। इतिहास की किताबों में ये तर्क दिया गया है, जबकि बर्नियर कहता है कि ये बड़ा ही बुरा कानून है और ज़मींदार जो सारे जीवन सेवा करता है उसकी संपत्ति मुग़ल बादशाह हड़प लेता है। ठीक हो गई बात। उसके बाद मैं इसे अब ये एक चीज़ और बता दूं फिर मैं आगे चल रहा हूँ। देखिए, अब एक होती थी पैबाकी भूमि। अब आप इसे भी देख लीजिए, पैबाकी भूमि या पैबाकी जमींदारी। मान लीजिए एक जमींदार की मृत्यु होगी, या ऐसे कहिए उसकी जमींदारी। पैबाकी भूमि वो भूमि होती थी जो बादशाह जमींदार से लेकर अपने पास, किसके पास? अपने पास सुरक्षित रख लेता था। अब आप कहेंगे अपने पास क्यों रखी हुई जमींदार से लेकर? क्योंकि इसे दूसरे जमींदार को देनी है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, दूसरे जमींदार को देनी है। अभी एक से ली है और दूसरे को दी नहीं है, तो ऐसी जमीन जो होल्ड पे है राजा के पास उसे क्या कहते थे? पैबाकी भूमि कहा गया है। ठीक हो गई बात। चलिए, उसके बाद मैं नीचे आ रहा हूं। नीचे रहेगा कृषक। देखिए, कृषक के 3 स्तर थे। ठीक है, आप कहेंगे कृषक के 3 स्तर थे, कौन कौन से? एक थे खुदकाश्त, एक थे पाहीकाश्त और एक थे मुजारियन। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, 3 तरह के कृषक कौन कौन से हैं। ठीक है, खुदकाश्त वो हैं जो अपने गांव के ही वंशानुगत किसान हैं, यानी अपनी ज़मीन में खेती करते हुए आ रहे हैं परंपरागत रूप से। ठीक बात है। पाही काश्त क्या है? पाही काश्त दूसरे गांव में जाकर खेती करते हैं। दूसरे गांव में जाकर क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तो उन्हें क्या बोला गया? उन्हें बोला गया है पाही काश्त। ठीक है, वहाँ पर दूसरे गांव में जाकर क्या बन जाते हैं? ये बटाईदार बन जाते हैं। बटाईदार आप जानते होंगे। उसके बाद है मुजारियन। मुजारियन छोटे किसान हैं, इनके पास ज़मीन नहीं होती, ऐसे आप ऐसे कह लीजिए कृषक मजदूर कह लीजिए इन्हें, ये हैं मुजारियन। तो ये कृषकों के 3 स्तर बटे हुए थे। ठीक हो गई बात। उसके बाद मैं आगे आ रहा हूँ। खुदकाश्त, पाहीकाश्त, मुजारियन आप देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट आ रहा हूँ मैं जमीन पे। देखिए, भूमि को अगर मैं बांटूं तो भूमि ऐसे थी, एक थी पोल्ज, परती, चांचर और बंजर। पहले भी डिस्कस किया मैंने पिछली वीडियो में। पोल्ज, परती, चांचर, बंजर, ये सबसे बढ़िया भूमि, सबसे
बढ़िया भूमि कौन सी है? पोल्ज। हर वर्ष कृषि होती है इस पे। प्रति एक फसल के बाद भूमि को खाली छोड़ दिया। खाली क्यों छोड़ दिया? जिससे भूमि अपना उपजाऊपन दोबारा प्राप्त कर सके। चांचर में एक फसल के बाद 3-4 वर्ष तक भूमि खाली रहती थी और बंजर जो है अधिकांश खाली रहती थी, यानी कि कम फसल होती थी। तो अगर मैं इनकी कैटेगराइजेशन करूं तो सबसे बढ़िया भूमि ये, फिर ये और फिर ये। ठीक हो गई बात? पोल्ज सबसे बढ़िया भूमि, फिर पड़ती भूमि, फिर चांचर भूमि और फिर बंजर भूमि। इस प्रकार से बांटा गया है। चलिए उसके बाद मिटो दो इसे मैं। चलिए उसके बाद राजस्व के हिसाब से अगर भूमि बांटू मैं, राजस्व के हिसाब से, थोड़ा नीचे लिखता हूं, राजस्व के हिसाब से। तो देखिए एक भूमि होती है खालिसा भूमि, खालिसा भूमि। ठीक हो गई बात? दूसरी भूमि होती है आपकी जागीर और तीसरी होती है आपकी मददे माश। ठीक बात है। आप कहेंगे खालिसा भूमि कौन सी है? इससे जो भी राजस्व है, राजस्व आप ऐसे करिए, केंद्रीय नियंत्रण में। ठीक बात है। राजस्व कहाँ जाएगा? सीधा राजस्व सीधा शाही कोष में जमा, शाही कोष में जमा। उसके बाद जागीर मैंने आपको बता ही दिया। जागीर वे भूमि जो मनसबदारों को दी गई, दारों को वेतन के बदले। मददे माश भूमि का मतलब है विद्वानों धार्मिक व्यक्तियों को दी गई भूमि, विद्वानों धार्मिक व्यक्तियों को दी गई भूमि। ठीक हो गई बात? ये भूमि का भी बंटवारा हो गया। उसके बाद मैं आगे चल रहा हूं जी। आगे क्या है? आगे है राजस्व व्यवस्था। देखिए राजस्व व्यवस्था में प्रणाली होती है जिसे कहते हैं जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली होती है, एक कानकूत प्रणाली होती है। मुगलों के यहां जब्ती प्रणाली थी। जब्ती प्रणाली क्या मतलब है? माप जोख प्रणाली। ठीक बात है। तो मैं कानकूत प्रणाली का मतलब है मोटा मोटा कर निर्धारण करना। मोटे तौर पर कर निर्धारण कानकूत है ये। मैं इसकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जब्ती प्रणाली, जब्ती प्रणाली में नाप जोख के लिए, इसके लिए आप जानते हैं टोडरमल था मुगलों के यहाँ, जो 1580 में 80-82 में दीवान के पद पर बना था। तो उसने जो प्रणाली लागू की है, जब्ती प्रणाली लागू की है। और जब्ती प्रणाली के साथ कर निर्धारण के लिए उसने जो सिस्टम लागू किया है उसका नाम है दहसाला बंदोबस्त। ठीक हो गई बात? दहसाला बंदोबस्त जो उसने सिस्टम लागू किया है उसका नाम है दहसाला बंदोबस्त। दहसाला बंदोबस्त क्या है मैं आपको बता देता हूं। चलिए, दहसाला बंदोबस्त। अब वो कहेंगे दहसाला बंदोबस्त क्या है? देखिए 10 वर्ष के उत्पादन का औसत निकालिए, ठीक है, और उसका 1/3 कर, वही होता था दहसाला बंदोबस्त।
आप जानते हैं 2011 से लेकर 2020 तक ये कितने साल हो गए, ये 10 साल हो गए, 10 साल। इसका जो एवरेज आएगा यानी कि औसत आएगा, औसत का 1/3 ही जो था वो क्या था, कर था। आप औसत निकालना जानते हैं। मान लीजिए 2011 में 10 किलो अनाज पैदा हुआ, 12 में 5 किलो, 8 किलो, 7 किलो, इस तरह से हुआ। सबको जोड़ा और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हमने 10 साल के जोड़े, तो डिवाइड बाय 10 इजिकल टू एवरेज आ जाएगा हमारा, और उस एवरेज का 1/3 लिया तो वही टैक्स था। ये 2021 के लिए करा जाएगा। फिर जब हम 22 में करेंगे तो 21 का जितना लिया था वो जुड़ जाएगा, 11 हट जाएगा, अगला 1 साल ऐड होता जाएगा, पिछला 1 साल हटता जाएगा, तो ये 10 साल का एवरेज बना रहेगा। इसे ही अकबर ने क्या, उसने टोडरमल ने लागू किया, दहसाला बंदोबस्त है। अब मैंने बताया भी था, ख्वाजा मंसूर जो थे वो टोडरमल के सहयोगी थे इस कार्य को करने में। ठीक बात है। उसके बाद कर का बंटवारा कैसे होते थे, 1/3 कैसे लेते थे, वो भी देख लीजिए आप। ठीक बात है। देखिए उपज का बंटवारा 3 तरीके से होता था, 3 तरीके से उपज का बंटवारा। एक होती थी खेत बटाई, एक होती थी लंक बटाई, एक होती थी खेत बटाई, एक होती थी लंक बटाई, और एक होती थी रास बटाई। ठीक बात है। देखिए इसमें खड़ी फसल का ही बंटवारा कर दिया, खड़ी फसल का बंटवारा, तो उसे कहते हैं खेत बटाई। लंक बटाई में फसल कटने के बाद बंटवारा, बाद, तो ये हो गया लंक बटाई। और इसमें फसल से अनाज निकलने के बाद, अनाज निकलने के बाद, तो इसे बोलते हैं रास बटाई। तो ये 3 होते थे, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, ये 3 सिस्टम होते थे। ठीक हो गई बात। चलिए ये मैंने आपको प्रमुख रूप से बता दिया जो भूमि से संबंधित मुगलों में कार्य हुए। चलिए उसके बाद में 3 कर हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। ठीक हो गई बात। जिन्हें आपको समझना चाहिए उन्हें मैं बता देता हूं आपको क्या है वो। देखिए आप, देखिए कर की अगर मैं बात करूं तो कर कौन कौन से हैं। एक होता था जजिया, एक होता था जकात, और एक होता था खुम्स। आप समझ लीजिए जरा जरा सा। देखिए जजिया क्या होता था, जजिया संबंधित क्वेश्चन भी बता देता हूं। पहले तो ये किस पे लगता था, गैर मुस्लिमों पर। ठीक हो गई बात। गैर मुस्लिम पर लगता था, क्यों लगता था, उनकी सुरक्षा के बदले जो लिया जाता था वो जजिया होता था। देखिए जजिया की अगर मैं इतिहास की बात करूं, मैं मुगल से ही बात कर रहा हूं, 1564 में अकबर ने हटाया। ठीक है। 1679 में औरंगजेब ने पुनः लगा दिया। ठीक हो गई बात। फिर लास्ट में इसका क्वेश्चन आएगा, किसने हटाया, 1720 में मोहम्मद शाह ने हटाया था। मोहम्मद शाह मुगलों का, उत्तर मुगल का एक बादशाह होगा, मोहम्मद शाह रंगीला ने हटाया लास्ट में फाइनली। बस इसके बाद इसका कोई जिक्र नहीं आएगा। तो मैंने तीनों क्वेश्चन पे बात करी। जकात, देखिए जकात ये मुस्लिमों को देना पड़ता था। ठीक हो गई बात। ऐसा माना गया है कि ईश्वर ने कुछ लोगों को इतना सबल बनाया है कि वो अपने गरीब भाइयों की मदद कर सके, तो उसे जकात कहा गया है। ये मुस्लिमों को, अपनी मुस्लिमों की एक मिनिमम संपत्ति होती थी जिसे कहते थे निसाब। जिसके पास वो निसाब है तो उसके लिए अनिवार्य है अपनी संपत्ति का 2.5% जकात देना। 1/40 लिखा होगा कहीं किताबों में, 1/40 का मतलब 2.5% ही आता है जकात। ठीक बात। और खुम्स क्या होता था, खुम्स जो होता था लूट में प्राप्त। ठीक हो गई बात। ये तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं मैं व्यापार वाणिज्य पे, इसे मिटो रहा हूं मैं। नेक्स्ट आ रहा हूं मैं व्यापार पे।
देखिए व्यापार की बात करूं तो मुगलों का सूरत बंदरगाह बड़ा इंपॉर्टेंट था व्यापार के लिए, और दूसरा पूरब में हुगली, कलकत्ता हुगली बंदरगाह, ये दो बंदरगाह बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगर मैं वैसे बात करूं, आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों होता था। बाह्य व्यापार के लिए बंदरगाहों का बड़ा महत्व था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जो पर्सनैलिटी आई है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए व्यापारियों में एक व्यक्ति है जिनका जिक्र आता है, जिसका नाम है बिरजी बोहरा। ठीक बात है। बिरजी बोहरा की बात करूं तो बिरजी बोहरा कहाँ थे? ये सूरत के व्यापारी थे। अब आपको देखना चाहिए पेपर में आए हुए बिरजी बोहरा कौन था। दूसरे मीर जुमला की बात करता हूं मैं। मीर जुमला कौन था? ये गोलकुंडा का व्यापारी था। ठीक हो गई बात। तीसरा एक व्यक्ति था जिसका नाम था हीरानंद। ठीक हो गई बात। आप कहेंगे हीरानंद कहाँ का था? ये था मारवाड़ी। रहता कहाँ था? रहता था अजमेर में। ठीक है, अजमेर से ये आया कहाँ? बिहार में। और बिहार में इसी का लड़का होगा जिसका मैं बात करूंगा, वो है मनिक चंद, जिसे जगत सेठ भी कहते हैं। जगत सेठ कहते, उपाधि थी, नाम था मनिक चंद। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि ये पलासी बक्सर के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे मुगलों के विरुद्ध अंग्रेजों से मिलकर। तो जगत सेठ या मानिक चंद। एक व्यापारी का और जिक्र आता है, मैं उसकी बात कर लेता हूं, आप इसे देख लीजिएगा। हीरानंद मारवाड़ी था, रहता कहाँ था? अजमेर में। वो आगे बिहार में बस गए। बिहार में उसका लड़का था जिसका नाम था मनिक चंद, उसकी उपाधि थी जगत सेठ, याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पे और आ रहा हूं मैं, आप देख लीजिए। एक व्यक्ति और है जिसका नाम है अमीन चंद। ये पटना टकसाल का अधिकारी है, ये भी पेपर में आया हुआ है, अमीन चंद। ठीक है, इनकी बड़ी भूमिका रहेगी आगे, तो वहाँ मुझे ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा। चलिए, उसके बाद व्यापार के लिए एक दो टर्म और आते हैं, मैं उन्हें भी बता देता हूँ। देखिए, एक आता है हुंडी। आप कहेंगे हुंडी व्यवस्था क्या है? देखिए, व्यापार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होता था। हुंडी को मैं कहूँ साख पत्र। तो होता क्या था, व्यापार के लिए नगद या कीमती धातु नहीं जाती थी, तो उसके लिए क्या होता था? साख पत्र जाते थे। तो मुगल काल में हुंडी व्यवस्था बड़े प्रमुख रूप से प्रचलित थी। आज भी तो आपके यहाँ जो नोट चलते हैं वो क्या है? हुंडी तो है एक तरह की। ठीक है, एक तरह के चेक कह लीजिए आप, या आप ड्राफ्ट कह लीजिए, ड्राफ्ट या चेक कह लीजिए, तो ये एक तरह की हुंडी ही होती है। ठीक है, तो व्यापार में हुंडी का प्रचलन था। उसके अलावा एक सिस्टम और चला मुगलों के यहाँ, जिसको मैं बता देता हूं, जो है ददनी व्यवस्था। ददनी व्यवस्था क्या है? ये एक संविदा व्यवस्था है। संविदा का मतलब संविदा क्या? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? मैं संविदा ही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, संविदा व्यवस्था। इसमें क्या था? जुलाहों से किया गया, ये मुख्यतः जुलाहों से। क्यों किया गया? उन्हें अग्रिम देकर माल बनवाना, अग्रिम देकर माल बनवाना। ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है इन्हें, आप देख लीजिए। चलिए, देखिए व्यापार वाणिज्य संबंधित एक आधा क्वेश्चन और। आप कहेंगे बयाना, आगरा का बयाना था जो नील के लिए प्रसिद्ध था, ये पेपर में आया हुआ है। बयाना नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और भी बहुत क्षेत्र थे, लेकिन आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिए हैं, तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी। चलिए, देखिए ये वाला टॉपिक पूरा हुआ। अब मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा, जिसका नाम होगा मुगल कला। ठीक है, अब कला को हम कैसे बांटेंगे? स्थापत्य कला, मुगल कला में स्थापत्य कला, ठीक है, चित्रकला, संगीत कला,
ठीक बात है। इस तरह से मुगल कालीन कला को मैं कई पार्ट्स में बांटूंगा, स्थापत्य कला को स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला। तो मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा डिटेल से। ठीक है, मैंने जितना ये आर्थिक वाला था उसे पूरा कर दिया है। चलिए, थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।